Welcome everyone, this is Priyanka. Today I am going to start geography class 11th chapter. In 11th class book you have read two books. This is book 1, The Fundamental of Physical Geography. Before I start the video, I request you to watch all my previous videos so that you will understand the sequence of topic, because if you will not read step by step, you would not be able to understand the concept clearly. And also, if you want to appreciate my effort, please like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon so that you will get notification first. सो लेट्स स्टार्ट लर्न विद मी. आप चैप्टर खोल के रखिए, सामने बुक रखिए और मेरे साथ साथ चैप्टर पढ़ते जाइए, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा. सेकेंड चैप्टर, द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ. इसमें थोड़ा सा आप पहले जाएंगे तो हमें थोड़ा प्रैक्टिकली उस चीज़ को समझने में आसानी होगी. थोड़ा सा पहले यानी कि बचपन में आपने बहुत सारे ऐसे राइम्स, बहुत सारी ऐसी कविताएं सुनी होंगी, जैसे कि चंदा मामा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. जब हम आसमान में देखते हैं रात के टाइम तो हमें बहुत सारे तारे नज़र आते हैं जो टिमटिमा रहे होते हैं. टूटते हुए तारे के बारे में हमने सुना है. तो उस वक्त हमारे दिमाग में क्या सवाल आते हैं? हम तारों को चमकता हुआ देखते हैं, हम सूरज को देखते हैं, हम चंद्रमा को देखते हैं, उसके साइज़ को देखते हैं कि पूर्णिमा वाले दिन वो पूरा गोल हो जाता है, अमावस वाले दिन वो गायब हो जाता है. तो इस तरह के जो सवाल हम बचपन से सोचते आ रहे हैं, इस चैप्टर में हम उसके ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे. इस चैप्टर को हम थोड़े पार्ट्स में पढ़ेंगे ताकि जो कॉन्सेप्ट है, टॉपिक है, उसको हम क्लियरली बहुत अच्छे से समझ पाएँ. इसलिए इस वीडियो में हम ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम फ़िलासफ़र्स के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने अपने अपने हाइपोथेसिस दिए. हाइपोथेसिस क्या होता है, और इस जो हाइपोथेसिस है इसी को बेस बनाकर जो अर्ली थ्योरीज़, मॉडर्न थ्योरीज़ और आज के साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं, वो हम इस टॉपिक में समझेंगे. ओरिजिन ऑफ द अर्थ के बारे में बहुत सारे फ़िलासफ़र्स ने अपने अपने हाइपोथेसिस दिए हैं, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, जिनमें से एक बहुत पॉपुलर एक आर्ग्यूमेंट है जो इमैनुअल कांट, जो जर्मन के फ़िलासफ़र थे, उन्होंने दिया. सी, ऐसा होता है कि कई बार हम एक बेस तैयार करते हैं, बेस किसी ने तैयार किया होता है और उसी के बेस पर हम आगे की जो रिसर्च होते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं. तो जिस वक्त ये ओरिजिन हो रहा था, ये इवोल्यूशन हो रहा था, उस वक्त ना तो ये फ़िलासफ़र्स थे, ना हम में से कोई भी नहीं था. तो ये एग्जैक्ट कह पाना बहुत मुश्किल होता है और श्योरिटी के साथ प्रूफ देना भी बहुत मुश्किल होता है. तो एक हाइपोथेसिस यानी एक परिकल्पना के तौर पर या एक इमेजिनरी थॉट के ऊपर हम रिसर्च करते हैं, एक अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन ये फुल प्रूफ नहीं होता, इसलिए बस इसको एक बेस माना जाता है. जो इमैनुअल कांट द्वारा नेबुलर हाइपोथेसिस दी गई, उस हाइपोथेसिस में, हाइपोथेसिस बेसिकली क्या होता है, एक परिकल्पना होती है, हिंदी में उसको परिकल्पना बोलते हैं. जस्ट एक आइडिया या एक इमेजिनरी थॉट कह सकते हैं, जिसको बेस बना के हम आगे की रिसर्च करते हैं या उसी के बेस पर हम इमेजिन करते हैं या आगे के जो हैं वो क्रिएट करते हैं. तो इमैनुअल कांट की थ्योरी, ये नेबुलर हाइपोथेसिस क्या थी? इसमें हाइपोथेसिस कंसिडर दैट द प्लैनेट्स वर मेड फॉर्म्ड आउट ऑफ अ क्लाउड ऑफ मटेरियल एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन विच वॉज स्लोली रोटेटिंग. इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि मैटर से बना एक क्लाउड है जो जिससे प्लैनेट बना है और वो सन के अराउंड रोटेट हो रहा है स्लोली स्लोली. 1796 में इसी थ्योरी को लाप्लास ने नेबुलर थ्योरी के नाम से, हाइपोथेसिस के नाम से, जिसको हम आज जानते हैं, वो 1796 में दिया. लेकिन 19th सेंचुरी में कैम्बरली ने, मोल्टन नाम के दो फिलोसफर थे, उन्होंने इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं किया, वो एक्सेप्टेबल ही नहीं माना. उन्होंने कहा कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है और आज के साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है. तो कैम्बरलिन एंड मोल्टन ने एक अलग से एक एविडेंस प्रूफ किया. उन्होंने कहा अ वंडरिंग स्टार अप्रोच द सन एज अ रिजल्ट अ सिगार शेप्ड एक्सटेंशन ऑफ मटेरियल वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द सोलर सरफेस. उन्होंने कहा एक भटकता हुआ स्टार जो है वो सूरज के पास से गुजरा, जिससे एक मटेरियल का एक्सटेंशन हुआ और स्टार और सन के बीच में एक मटेरियल, जिस मटेरियल का एक्सटेंशन हुआ उसे जो सिगार शेप एक
फिगर बना और उस एक्सटेंशन से मटेरियल जो है वो टूटकर अलग हो गया और वो धीरे धीरे जो सोलर सरफेस है उससे फिर वो दूर जाता गया और टाइम के साथ साथ वो कंडेंस हुआ, जो सन के अराउंड वो रिवॉल्व होता गया और अ पीरियड ऑफ टाइम वो प्लैनेट में बदल गया। इस आर्ग्यूमेंट को सर जेम्स जीन्स और बाद में सर हरोल्ड जेफरी ने सपोर्ट किया और बाद में इसको बाइनरी थ्योरीज़ के नाम से भी जाना जाता है। बाइनरी थ्योरीज़ इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस थ्योरी में द सन, अ स्टार, दो एलिमेंट हैं। इससे पहले की जो थ्योरी जो इमैनुअल कांट ने दी थी उस थ्योरी में सिर्फ सन है, सन के अराउंड चीज़ें बताई गई थी और बाइनरी थ्योरी में दो एलिमेंट का यूज़ हुआ, इसीलिए उसको बाइनरी थ्योरी के नाम से जाना जाता है। These arguments are called binary theories, but in 1950 ओटो शिमिड जो रशिया के एक स्कॉलर थे और कार्ल वेजास्कर जो जर्मनी के स्कॉलर थे, उन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस जो इमैनुअल कांट द्वारा दी गई थी उसको फिर से रिवाइज किया और उन्होंने एक अलग एक थ्योरी दी। According to this philosopher, the sun was surrounded by the nebula which contains the particles of hydrogen, helium and dust, and the friction and collision of particles led to formation of a disc-shaped cloud and the planet were formed through the process of accretion. Basically इन्होंने कहा कि सन के अराउंड सराउंडिंग में एक क्लाउड है जिसमें हीलियम, हाइड्रोजन, डस्ट के पार्टिकल्स हैं और द प्रोसेस ऑफ एक्रिएशन एंड कॉलिजन, उसमें फ्रिक्शन हुआ जिसकी वजह से वो डिस्क फॉर्म में उसका फॉर्मेशन हो गया और अ पीरियड ऑफ टाइम उस वो प्लैनेट में बदल गया। आई हैव फिनिश्ड द टॉपिक ओरिजिन ऑफ अर्थ। I will continue the remaining topic in the next video.